हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद संगम 15 पर। एंड दोस्तों, हमने इससे पहले अपनी वीडियो में देखा था कि पृथ्वी पर जो सूरज है कैसे अपनी गति दिखाता है। ठीक है, उन पे पृथ्वी पर हमारी मतलब किस तरह की रेखाएं हैं। ठीक है, और भी हमने कई चीज़ें पढ़ी थी, है ना, कि हमारा ध्रुव क्या होता है, अक्ष क्या होता है, कितनी डिग्री पर हमारा अक्ष झुका हुआ है ना। और मकर रेखा, विषुवत रेखा क्या होती है, कर्क रेखाएं क्या होती हैं, इन 3 रेखाओं के बारे में पढ़ा था हमने। एंड इसके ऊपर किस तरह से सूरज अपनी गति दिखाता है, कैसे गतिमान करता है, मतलब कैसे हमारी ठंड और गर्मी आती है, उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है ना, इस पर हमने कई रेखाओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। और चलिए आज हम आगे से शुरू करते हैं। इसको हम शुरू करेंगे, देशांतर क्या है। ठीक है, तो हम देशांतर से आज से शुरू करेंगे। इससे पहले हमने अक्षांशों का अच्छे से कवर किया है। ठीक है, और आशा करती हूँ कि आपको अच्छी भी लगी होगी और आप लोग अक्षांश के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पहले अक्षांश को समझ लेते, सब अक्षांश है क्या। आपने पहले वीडियो में देखा था कि ये जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है, इनको हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, है ना। इनको हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है, या फिर ध्रुव भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्रुव कहेंगे। ठीक है, और इनसे होकर एक अक्ष, ये जो हमारा एक अक्ष है, इस अक्ष से होते हुए दूसरे अक्ष की तरफ एक लाइन जा रही है। ये देखो लाइन जा रही है हमारी एक अक्ष से दूसरी अक्ष की तरफ, है ना। ये जितनी भी लाइनें जा रही हैं हमारी, इन लाइनों को हमने क्या कहा, इन लाइनों को हमने देशांतर कहा या फिर देशांतर रेखाएं कहा। ठीक है, पहली बात हमेशा याद रखना कि पृथ्वी चपटी नहीं है, सॉरी चपटी है थोड़ी सी। ठीक है, पूरा गोलाकार नहीं है पृथ्वी का। दूसरा ये कि इन पे जो रेखाएं दिखाई गई हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, विषुवत रेखाएं, ये सभी रेखाएं पृथ्वी पर है नहीं। ठीक है, इनको पढ़ने की दृष्टि से या वैज्ञानिकों ने, मतलब कि उनको इजी रहे इसके लिए उन्होंने काल्पनिक रेखाएं, मतलब कि समझने के लिए, समझाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए इन पर रेखाएं खींची हाथों से। हाथ से मतलब डायग्राम बनाना। ठीक है ना, समझने के लिए, समझाने के लिए आगे। ठीक है, वैसे में पृथ्वी पर कोई लाइन नहीं है। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देशांतर रेखाएं क्या हैं, तो ये जितनी भी ग्रीन लाइन है, ठीक है, ये हमारी कौन सी रेखा है, तो देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाओं के बारे में समझना शुरू करते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ जो हमारे पास नहीं होती हैं, उनकी आवश्यकता भी होती है। ठीक है, मतलब कि अक्षांश के बारे में जैसे कि हमने जान लिया था पिछले वीडियो में, इसके अलावा हमारे पास दूसरी रेखाएं और भी होती हैं। अक्षांश हमारी ऐसे चलेंगी और देशांतर हमारी ऐसे चलेंगी। ठीक है, एक अक्ष से दूसरी अक्ष, तीसरी अक्ष। ठीक है, इस तरह से तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, ये एक अक्ष से दूसरी अक्ष को छूती हुई। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा वो लाइनें दिखाई देंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, कौन सा द्वीप, टोंगा द्वीप कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर में। नोट्स बना लेना जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री 00 दक्षिण पर स्थित है। दोनों की स्थिति एक ही बता दी, किन दोनों की स्थिति, जो हिंद महासागर में है उसकी भी और प्रशांत महासागर में उसकी भी। ठीक है ना, इन दोनों द्वीपों की स्थिति एक ही है। उनकी सही स्थिति को जानने के लिए, पता लगाने के लिए क्या करना होगा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है पता करना होगा हमको। ठीक है, या तो हमें पूर्व की तरफ चलना पड़ेगा या फिर हमें पश्चिम की तरफ चलना पड़ेगा। ठीक है, इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामयोत्तर कहते हैं। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। जैसे कि हमने
अक्षांश को देखा था कि अक्षांश को हम समानांतर अंशों में मापते हैं, ठीक वैसे ही हम देशांतर को भी अंशों में मापते हैं, लेकिन यहाँ पे देशांतर को हम अंशों में मापते हैं। ठीक है, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इस लाइन को अच्छे से समझना। यहाँ पे जो अंश बताया गया है देशांतरीय अंश को, वो जो अंश है उसको हम किस में मापते हैं, तो मिनट में, और मिनट जो हमारा होता है वो सेकंड में माप जाता है। ये मिनट, ये हमारा सेकंड। ठीक है, ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामायोत्तर आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो आप समझे, नहीं समझे होंगे तो मैं वापस से बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे कि दिखाया जा रहा है आपको कि ये देखो, हमारा बीच वाला भाग कौन सा था, विषुवत वृत्त या फिर विषुवत रेखा, या फिर तीसरा हमारा नाम क्या था, भूमध्य रेखा। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना ठूस ठूस के भरा हुआ है यहाँ पे, है ना, कितना ब्लैक एंड ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना। और वैसे ही अगर हम इसको देखें तो इस तरफ से आता है, फूलता हुआ आ रहा है, और फिर वहाँ दक्षिणी में जाके फिर वैसे ही ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। ठीक है, मतलब सब इकट्ठा हो जाएगा, है ना, जितनी भी लाइनें हैं सब एक दूसरे जगह, एक जगह पर जाके इकट्ठे हो जाती हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आके शून्य हो जाता है वो, कहाँ पर, ध्रुव पर आकर। इधर हमारा ध्रुव तो है, यहीं पे आकर हमारा जितना भी है देशांतरी याम होता है, ये हमारा क्या है, देशांतरी याम उत्तर ध्रुव पर जाकर बिल्कुल सिकुड़ जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। ठीक है, अब तो अच्छे से समझ गए होंगे ना, समझ गए होंगे तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, अक्षांश जो कि समानांतर रेखाओं से भिन्न, अक्षांश को हम समानांतर रेखाएं भी कह सकते हैं क्योंकि वो कभी मिलती नहीं है। जिस तरह से हमारा यामयोत्तर मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, अक्षांश कभी मिलते नहीं हैं, और यामयोत्तर जो देशांतरी यामयोत्तर है जाके ध्रुव पर मिल जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामयोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। ठीक है, मतलब कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, अच्छा, एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपको, क्या कहते हैं, देशांतर रेखाओं को समझने के लिए। अगर आप बैलून लो एक, ठीक है ना, एक बैलून लो, ठीक है, ये बैलून लो, उसमें ना एक डॉट डालो। ठीक है, उस डॉट से आप इस बैलून को फुलाओ तो आप देखोगे कि वो बैलून भी, मतलब डॉट नहीं, सर्कल डालना, वो बैलून भी फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, है ना, बैलून के साथ साथ वो डॉट भी बड़ा होता जाएगा। ठीक वैसे ही ये भी है देशांतर रेखा। ठीक है ना, कि देशांतर रेखा एग्जैक्ट अपने यहाँ पर आकर, एकदम यहाँ पर आकर सबसे, मतलब कि सबसे दूरी बना लेती है ना, सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ पे डिस्टेंस जो है देशांतर रेखा की, एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा की यहीं पे बनती है, विषुवत रेखा पर। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे, जो अभी लाइन हमने क्या पढ़ी कि अक्षांश रेखाएं जो अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामयोत्तर की लंबाई समान होती है। सही बात है कि सभी लंबाई समान ही होगी, क्योंकि सब जाके ध्रुव पर ही मिल रहे हैं, है ना, सब जाके कहाँ मिल रहे हैं, ध्रुव पर ही मिल रहे हैं। ठीक है, और सभी की एक जैसी लंबाई है। जबकि अक्षांश के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो जैसे जैसे ध्रुव की साइड बढ़ रही थी उसका साइज़ छोटा हो रहा था। क्या होता, साइज़ उसका छोटा हो रहा था। ये मान लो पृथ्वी है, जैसे जैसे ये पृथ्वी के क्या कहते हैं, ध्रुव की साइड बढ़ेगी अक्षांश, वैसे वैसे छोटी होती जाएगी। ठीक है, वैसे वैसे छोटी होती जाएगी, और यहाँ पर आके ऐसे हो जाए, छोटी सी बन जाएगी। ठीक है, लेकिन देशांतर रेखाओं के मामले में ऐसा नहीं है, सभी इक्वल हैं, सभी एक जैसे जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनकी लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है। ठीक है, वर्ल्ड मैप में जाना, वहाँ पर ब्रिटिश करके तो नहीं लिखा होगा, जिधर हमारा इंग्लैंड है, इंग्लैंड स्कॉटलैंड वाला हिस्सा जो है हमारा, वहाँ पे होगा। ठीक है, उस स्थिति में देखना, वहाँ से हमारे क्या कहते हैं, राज की वेधशाला स्थित है। ठीक है, किसका, तो ब्रिटिश का।
वहाँ से गुजरने वाली जो याम्योत्तर रेखा है, ठीक है, याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। मतलब कि मान लो कि हमारा ये जो पॉइंट है ये हमारा ब्रिटिश ग्रीनिच है, ठीक है, यहाँ से हम पूर्व की तरफ और एक साइड पश्चिम की तरफ, ठीक है, यहाँ से हम गिनती शुरू कर दें, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये था। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। कौन से इसको प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं? जो हमारा ग्रीनिच बोले तो जो ब्रिटिश है वहाँ की जो वैद्यशाला से होते हुए जो जाती है हमारी कौन सी देशांतर रेखा, उसको हमने प्रमुख याम्योत्तर रेखा कहा, ठीक है ना। देशांतर कह लो या फिर याम्योत्तर कह लो, बात बराबर है, ठीक है, इसमें कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है। इसका मान हमने क्या दे दिया, 0 डिग्री या फिर 0 अंश, ठीक है, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री या फिर 180 अंश पूर्व या फिर 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं, ठीक है। तो प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 अंश याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ठीक वैसे ही जैसे अक्षांश को विभक्त किया था, ध्यान से समझना। एक बार हमने पृथ्वी को ऐसे करके डिवाइड किया तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी वाला ऊपर वाला, दक्षिणी वाला नीचे वाला। ठीक वैसे ही हमने एक बार फिर से हमने देशांतर को समझने के लिए ये पकड़ा देशांतर। ये हमारा कौन सा नॉर्थ एवं साउथ पोल हुआ, मतलब कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव ऊपर वाला, दक्षिणी ध्रुव नीचे वाला। ठीक वैसे ही हमने इसको 20 से काट दिया, ठीक है, 20 से मतलब कि वो जो ग्रीनिश पॉइंट था हमने वहाँ से काटा और 180 पूर्व में गया, 180 पश्चिम में गया, ठीक है, और बीच वाला जो हमारा रह गया उसको हमने 0 अंश दे दिया, ठीक है। इसको 2 भागों में बांट दिया ग्रीनिच याम्योत्तर वाले हिस्से में, ठीक है ना। ये जो हमारी जो जा रही थी ग्रीनिच वाली है, ठीक है, पॉइंट, ठीक है ना। इसको हमने कहा एक पूर्वी गोलार्ध, जैसे हमने उसमें कहा था उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा पूर्वी गोलार्ध हो गया, और पश्चिमी गोलार्ध ये हो गया हमारा पूर्वी, ठीक है, और पीछे वाला पश्चिम, ठीक है। ठीक वैसे ही हमने अपने क्या कहते हैं अक्षांश रेखाओं को समझने के लिए हमने किस तरह से बांटा था पृथ्वी को, ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी। ठीक वैसे ही हमने देशांतर को समझने के लिए पूर्वी, पीछे वाला पश्चिमी। अब तो अच्छे से समझ गया आ गया होगा ना आपको, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आधे पूर्व के लिए अक्षर पू डॉट तथा पश्चिम के लिए अक्षर प डॉट, ठीक है। जैसे अभी मैंने लिखकर बताया था कि पूर्व के लिए पू डॉट और पीछे जाने के लिए पश्चिम वाला जो हिस्सा होता है प डॉट। ये हमारा डायरेक्शन, ये हमारा ऊ डॉट, ऊपर में उत्तर, द से दक्षिण, नीचे में द डॉट, ठीक है। अब तो अच्छे से याद हो गया होगा। और ये हमारा बन गया क्या, पृथ्वी, ये बन गया हमारा अक्षांश रेखा का विषुवत वृत्त या फिर विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। और ये हमारा बन गया कौन सा, तो हमारा बन गया ये हमारा ग्रीनिच वाला जो पॉइंट था ब्रिटिश का, है ना, याम्योत्तर 0 डिग्री। ठीक वैसे ये भी 0 डिग्री, ये दोनों 0 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये पश्चिम वाला 0 डिग्री है और ये वाला उत्तर वाला, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। कंफ्यूज हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर जरूर करूँगी, ठीक है, तो डायग्राम बना के दिखाऊंगी, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम याम्योत्तर पर एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। एक ही रेखा पर स्थित है जो बीच में डॉटेड लाइन जा रही है। यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, देखो पृथ्वी कह रही हूँ, यहाँ पे एक फिगर दी गई है जो ग्रिड लाइन से दिखा जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा डॉटेड वाला लाइन कौन सा हो गया, बताइए कमेंट करके। तो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, फिर विषुवत वृत्त।
ये वाली डॉटेड जो खड़ी लाइन जा रही है उनको हमने क्या कहा, तो प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री याम्योत्तर, ठीक है। और जितनी भी ऐसे ऐसे करके जो जितनी भी लाइन जा रही है समानांतर वो सभी हमारी अक्षांश हो गई, और जितनी भी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर जाकर मिल रही हैं, ठीक है, वो हमारी सब देशांतर याम्योत्तर हो गई या फिर देशांतर रेखाएं हो गई। अच्छे से समझ गए होंगे आप, ठीक है। और दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। मतलब कि इस फिगर को देखने के लिए बोल रहा है जो आपके सामने है, ठीक है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबड़ी 26 अंश उत्तर में, ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर बताया गया है, और एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर की स्थिति है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबड़ी की सही स्थिति होगी। मतलब कि अब वो धुबड़ी सॉरी जो हमें को मतलब कि पूछा गया है, धुबड़ी 26 डिग्री उत्तर में एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है, तो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट धुबड़ी का, ठीक है ना, किसका, तो धुबड़ी जो कि हमारा असम में, उसको पता करना है, ठीक है। इसमें है क्या, इसमें 90 डिग्री का शो नहीं करा गया है। वैसे अगर हम वो मैप देखें, मैप में हम बता सकते हैं, मतलब ग्लोब पे हम बता सकते हैं क्योंकि उस पर ये सभी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। अब इन रेखाओं को समझिए क्या है। क्षैतिज बोले तो अक्षांश, ऊर्ध्वाधर बोले तो वो जो खड़ा वाला पोजीशन था, ऐसे करके बोले तो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जो जोड़ती थी लाइन, है ना, ये ध्रुव भी ऐसे गई, ये हमारी अक्षांश हो गई या फिर ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है। अब तो समझ गए होंगे अच्छे से। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ से अक्षरों से व्यक्त करें। अच्छे से समझ गए होंगे ना। जिन बिंदुओं एवं मतलब कि बताया गया है कि ऊर्ध्वाधर को जो जितनी भी हमारी जो ऐसे करके जा रही हैं रेखाएं, उनको हम 1 2 3 नाम दे दें, ठीक है। और जितनी हम क्षैतिज रेखाएं खींचेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इन क्षैतिजों को हम क ख ग ऐसे नाम दे दें, ठीक है। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को समान काटती हैं वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। मतलब कि ये बना हमारा वृत्त, ये हमारा बना पोल से हमने एक प्रमुख याम्योत्तर खींचा। अब ये बहुत सारा याम्योत्तर पहले खींच लेते हैं अच्छे से। मतलब ये बराबर तो नहीं खींच रही हूँ मैं, ये गड़बड़ हो गई मुझसे, ठीक है। आप ज़रूर पेन पेंसिल लेकर कहते हैं डायग्राम को अच्छे से ज़रूर बना लीजिए। मतलब समझाने के लिए ऐसे मतलब बना रही हूँ। ये प्रमुख याम्योत्तर हो गया हमारा, और ये हमारा विषुवत रेखा, और बाकी सबको राउंड मार दो। अब ये हमारा, अब इनको हम क ख ग घ न च हो गया। और हमारा जो क्या था, इसको मैं दे देती हूँ नाम 1 2 3, ये वाला 4, ये वाला 5, वाला 6 7, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा। लेकिन मेरा इक्वल नहीं बैठा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ठीक है ना। तो आप अपना वाला अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखा और पूर्व देशांतर के बीच क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती हैं, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं पूर्वी देशांतर बोलते इस वाले भाग का, क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश बोले तो उत्तरी अक्षांश ऊपर में जाएगा, यानी कि इसके ऊपर में क्या गड़बड़ा गया। पूर्वी मतलब कि हमारा जो पूर्वी मतलब ये प्रमुख याम्योत्तर के ठीक इस साइड में, और उत्तरी बोले तो इस साइड में, ये मान लो ये इस तरह से ऊपर वाला उत्तरी। क्षैतिज में उत्तर लेना है, ऊर्ध्वाधर में हमें पूर्व में लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम व्यक्त करेंगे, ठीक है ना।
तो हमारा इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रमुख जो लाइन है विषुवत और प्रमुख जो बिल्कुल सेंटर से होती हुई गई थी ग्रीनिच वाली, अच्छे से याद रखना। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रखा है ग्रीनिच लाइन कहाँ पे जा रही है आपकी, ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेंटर से होती हुई। ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, मैंने मिला दिया, ये देखो ये डॉटेड लाइन, ये आपकी ग्रीनिच है, जो कि प्रमुख याम उत्तर के नाम से नाम दिया गया है इसको, ठीक है। इसको हमने प्रमुख याम उत्तर दिया है। और ठीक इसी तरह से सभी जो है हमारी याम उत्तर है, जितनी भी रेखाएं खींची गई खड़ी खड़ी है ना, इनको हमने क्या दिया, प्रमुख याम उत्तर, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी बता रखा है किस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। कुछ इसी तरह से आपकी बनेंगी। देशांतर और समय, अब इसको हम समझते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है, ठीक है। क्या बता दिया, घड़ी नहीं, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति बताई है, ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त हर रोज़ होता है, प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। हाँ ज़रूर है, पुराने जो लोग थे, बहुत पुराने लोग, जो जब हमारे पास घड़ी नहीं हुआ करती थी, लोग ऐसे ही पता करा करते थे, बिल्कुल सूरज को देखकर समय का पता लगाना, ठीक है। अब वही चीज़ हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी बन जाती है। क्या समझे, मतलब कि जब सूर्योदय होता है, सूर्य उदय होना मतलब कि सूरज उग रहा है, पूरब से निकल रहा है, सूर्यास्त हो रहा है मतलब कि पश्चिम में डूब रहा है सूरज, ठीक है। इस समय पर हमारी जो परछाई है सबसे लंबी होती थी, ठीक है, दोपहर में सबसे छोटी, ठीक है। दोस्तों अगर आप समझ रहे हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामायोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामायोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्या समझे, जो हमारा ग्रीनिच बोले तो प्रमुख यामायोत्तर, वही जो हमारा ध्रुव से होते हुए जा रहा था ऐसे करके, प्रमुख यामायोत्तर, ये हमारा प्रमुख यामायोत्तर इस तरह से ध्रुव से दूसरे ध्रुव की तरफ, ठीक है। तो वहाँ पे बोला सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस स्थिति सभी स्थान में क्या होगी, दोपहर होगी, ठीक है ना। उसके आसपास सभी स्थानों पर दोपहर होगी, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती, कैसे राउंड मारती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, ठीक है। इसीलिए तो सूरज पूर्व से पश्चिम चलता है, सूरज नहीं चलता, पृथ्वी चलती पश्चिम से पूर्व, तो हमको दिखता सूरज कैसा है, पूर्व से पश्चिम, कंफ्यूज मत होना। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पहले वीडियो में भी बताया था और फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। मतलब समझिए, बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पे। जो हमारा ग्रीनिच पॉइंट ऐसे है, ठीक है, मान लिया हमारे प्रभु का यहाँ उत्तर ऐसे है, तो जो पूर्व में होगा, जो इस डायरेक्शन पे होगा, जितनी भी जो लाइनें होंगी, ये मान लो यहाँ पे 12 बजे हैं, तो इससे आगे होगी, समय आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। ओहो, ठीक है, समय आगे की ओर बढ़ेगा। और जो पश्चिम की साइड है, ठीक है ना, इस साइड में है, ठीक है, इस साइड का जो इधर मान लो 11 बजेगा या फिर 10 ही बज रहा होगा कहीं, ठीक है, बस इस तरह से टाइम डिवाइडेड है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप, ये पश्चिमी भाग, ये पूर्वी भाग, ठीक है। तो अब तो समझ ही गए होंगे अच्छे से, तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ठीक है। उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, सही बात है, बिल्कुल 360 डिग्री ही घूमती, ठीक है, 24 घंटे में अपने अक्ष पर। जिस तरह से लट्टू का एक एग्जाम्पल लिया था, है ना, जो उसकी नुकीली जो कील होती है उस पर घूमती है, ठीक, वैसे ही पृथ्वी का भी अपना अक्ष है,
तो वो उस पर अपने 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, अर्थात वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 360 को 24 से डिवाइड मारोगे, कह रही हूँ 360 को 24 घंटे से डिवाइड करोगे। ठीक है, इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4। 15 × 4 क्यों किया हमने, अच्छे से समझिए, रुक जाइए। देखो 360 को हमने 24 से मारना के लिए मतलब कि डिवाइड कर दिया, तो हमारा कितना घंटा निकल के आ गया, 1 घंटा 1 आवर 15 डिग्री या फिर मिनट, 4 मिनट है ना, यूँ कर लो। ठीक है ना, 4 मिनट। ठीक है, तो हमें जो समय निकालना होगा, जो हमारा ग्रीनिच पे जो टाइम चल रहा है, ग्रीनिच पर हमारा मान लो 12 बज रहा है। ठीक है ना, तो ग्रीनिच से हम 15 डिग्री पूर्व में चलेंगे। 15 डिग्री है ना, 15 से 15 यहाँ पर रहती। ठीक है, 15 डिग्री हम पूर्व में समय क्या होगा, तो 15 का डिस्टेंस लेकर चलेंगे हम, है ना। 4 की तो 4 मिनट का अंतर है। ठीक है ना, क्योंकि 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमती है, कौन, तो पृथ्वी। ठीक है, इसलिए हम 4 लेंगे। ठीक है, 15 को हम 4 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है ना, 15 चौको 60। ठीक है, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात दोपहर के 1 बजा होगा। ठीक है, 60 मिनट बोले तो 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होता ही है। ठीक है ना, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा। मतलब कि अगर यहाँ पे पीछे मतलब पूर्व में 1 बज रहा होगा तो पीछे 1 घंटा पीछे चलेंगे तो 11 बज रहा होगा ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम समझते हैं कैसे, 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे, जबकि पूर्व में कितना बज रहा था, 1 बजा था, दोपहर का 1 बज गया। ठीक है, और यहाँ पे हम पश्चिम की साइड चले तो सुबह का 11 बज गया। समझ रहे हैं आप, ये है खेला। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। क्या समझे, मध्यरात्रि 180 डिग्री पर कब, जब ग्रीनिच पर 12 बजे होंगे तब। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, ठीक है, जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। ठीक है, इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम में उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। ठीक है, तभी तो हमने क्या कहते हैं, देशांतर रेखाओं को समझा, क्योंकि देशांतर रेखाओं से हम समय और स्थिति का समय का पता लगाते हैं और अक्षांश रेखाओं से हम स्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है, हम मानक समय क्यों मानते हैं, अब समझते हैं आगे क्यों मानते हैं। अलग अलग यामावतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। क्या समझे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय होता है, समय में आज भी अंतर है। अब देखो इंडिया में कैसे है, इंडिया की भाषा समझो, मतलब इंडिया का जो टाइम है, जो कैसे हम समय निकालते हैं, समय को कैसे हम मापते हैं, वो समझिए। उदाहरण के लिए देखें तो बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा, क्योंकि रेलगाड़ी क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती जाती हैं। ठीक है ना, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, यही होता है ना। या फिर अगर हम समुद्री जहाज़ों के बारे में बात करें तो वो भी यहाँ से वहाँ, एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, अच्छे समझ रहे होंगे क्या बताना चाहते हैं। तो भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़, कौन सी जगह का नाम दे दिया ये, गुजरात और असम। पहले तो स्टेट याद करो, फिर उसका कौन सा पॉइंट, गुजरात का द्वारका, गुजरात में भी द्वारका है देखो, और असम का डिब्रूगढ़। ठीक है,
के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इन दोनों जगहों में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि किसी देश के मध्य बाहर से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। ठीक है ना। देखो, एक ही देश में दो मतलब कि टाइम पीरियड चल रहा है। ठीक है ना, अलग अलग समय चल रहा है। इनको समझने के लिए हमें मानक समय को मानना ही पड़ेगा। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय कहा जाता है। भारत में 82 डिग्री पूर्व ताकि 82 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है चिन्ह, ठीक है, पोस्ट ऑफिस वाला जो है, उसको हम मिनट में पढ़ते हैं। तो पूर्व में है भारत। ठीक है ना, वर्ल्ड का मैप पढ़ेंगे तो पूर्व में पड़ेगा। ठीक है, मानक याम्योत्तर माना गया है। ठीक है, तो इंडिया का क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व याम्योत्तर माना गया है इंडिया का। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। पूरे देश का बोला तो पूरे इंडिया का। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, मतलब दोपहर में शुरू होगा। ठीक है ना, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू है। ठीक है, 7:30 बजे ही शुरू होगा, देर रात्रि में समाप्त होगा। तो क्या आप जानते हैं भारत एवं इंग्लैंड के बीच का क्या समय अंतर? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन दोनों के, भारत और इंग्लैंड के बीच में कितना समय अंतर है। ठीक है ना। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना घंटा? जो हमारा प्रमुख याम्योत्तर था उससे हमारा 5.5 घंटा आगे, 5.5 बोले तो 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। देखो, आंसर भी मिल गया, क्वेश्चन भी दिया और आंसर भी तुरंत आ गया। ठीक है ना। तो कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाए नहीं गए हैं। ठीक है। अगर हम रूस की बात करें तो रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है, जबकि इंडिया में 2 चलता है। 2 नहीं, इसमें भी IST जोड़ मतलब कि इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड टाइम बनाया है। ठीक है। वैसे अगर हम रूस की बात करें तो यहाँ पे 11 मानक समय अपनाया गया है। ठीक है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांट दिया गया है। ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री या फिर 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है ना। मतलब कि पहला तो हमने प्रमुख याम्योत्तर खींचा। ठीक है। 12 लाइन ऐसे इधर भी खींचेंगे। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हो पाया। ठीक है ना, ऐसे मतलब कि इधर 11, एक तरफ 12। ठीक है, तो 12 हो जाएंगे, 12 और 12 24, टोटली मिला के 24 होने चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, और उसको हमने 15 डिग्री, मतलब कि हमारा मान लो ये प्रमुख देशांतर रेखा हो गया। ठीक है, 1 2, तो इनके बीच में 15 डिग्री का अंतर है। इनके बीच में 15 डिग्री का अंतर है। ठीक, वैसे ही पश्चिम की साइड चले तो इसके बीच भी 15 डिग्री का अंतर है। 15 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का? तो 15 डिग्री का अंतर है। ठीक है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में जितना भी समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो समझ में नहीं आया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।